हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे हमने न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 2011 से लेके 2025 तक के यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उनका डीप एनालिसिस कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लर्न कर रहे हैं पैटर्न रिकॉग्निशन, जिसे हम एलिमिनेशन ट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें यहाँ पे एग्जामिनर का माइंडसेट समझना है। इसके साथ हमें यहाँ पे जो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टेटमेंट गलत हो रहा है तो वो गलत एग्जामिनर किस तरह से कर रहे हैं, अगर कोई स्टेटमेंट सही होते हैं तो वो स्टेटमेंट किस तरह के होते हैं, हमें वो समझना है। हम यहाँ पे अच्छे से थीम समझेंगे। और अभी ही मैं चाहती हूँ कि जितने भी PYQs है वो आपके टिप पे हो, यानी कि आपने सारे जितने भी PYQs है वो अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स है। लेक्चर की ड्यूरेशन में मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगी जिसकी हेल्प से आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, ठीक है। और जो भी ऑब्जर्वेशंस मैं आपको बताने वाली हूँ उसको अच्छे से आपको आपके नोटबुक में लिख लेना है। फाइन, तो चलिए अभी हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, गलत भी हो जाए तो भी कोई बात नहीं। फाइन, अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है, क्योंकि मैंने इसे शॉर्ट में बनाया है, तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हो। फाइन, अब क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। हमने पहले प्रीवियस की जितने भी 65 क्वेश्चंस थे वो कर लिए हैं। ये है हमारा 2012 का पेपर। ऑल राइट, वॉट वुड हैपन इफ अ फाइटोप्लैंक्टन्स ऑफ द ओशंस इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड फॉर सम रीज़न। ओके, अब ये हाइपोथेटिकल टाइप क्वेश्चन है। अगर ये हुआ तो क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन हमने देखे हैं पहले भी, तो यहाँ पे भी ऐसे पूछा है। तो स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। तो ओशन एज अ कार्बन सिंक वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। हाँ, बिल्कुल होगा। फाइटोप्लैंक्टन्स इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ओशन का, और यहाँ पे बोला जा रहा है हमको अज्यूम करना है व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, ऐसा पूछा है, राइट। तो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं फाइटोप्लैंक्टन, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हो गया है। ओके, कुछ कारणों की वजह से क्या होगा फिर ऐसे केस में। ऑफ कोर्स, जो हमारा ओशन, वी नो दैट ओशन इज अ कार्बन सिंक, इट वुड एडवर्सली गेट अफेक्टेड, राइट। सो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखिए, द फूड चेन इन द ओशन वुड बी एडवर्सली अफेक्टेड। यस, बिल्कुल, हमारा जो फूड चेन है इन ओशन वुड बी ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड। फाइन, अब स्टेटमेंट 3 पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, ये बोलता है द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड बी ड्रास्टिकली डिक्रीज। ओके, अब देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखा गया है कि अब अगर मैं इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस देखूँ, ये तो वैसे एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड देख के यहाँ पे गलत नहीं कर रही हूँ, ये हमें अवॉइड करना है। ओनली, ऑल, ये सारे वर्ड्स देख के ये गलत हो गया है, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें टोन को समझना है। कीवर्ड्स क्या करते हैं, कीवर्ड्स एक मीनिंग देते हैं, टोन सेट करते हैं आपके स्टेटमेंट्स की, हमें वो समझना है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमी के क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ पे बोला गया है कि ये पर्टिकुलर फिनोमेना है, इस वजह से ये चीज़ें ड्रास्टिकली बढ़ गई, ड्रास्टिकली कम हो गई। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्सेप्शन है, क्योंकि इकोनॉमी का ऐसा भी क्वेश्चन था। तो ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमेशा सीधा या फिर ऐसे तो नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है, ऊपर नीचे चीज़ें होती है, वो वहाँ पे लॉजिक हो गया। यहाँ पे भी जब ड्रास्टिकली ये कीवर्ड आ जाता है तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट की टोन को बहुत ज़्यादा एग्जाजरेट कर देता है। समझ में आया। तो आप ऐसे सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो एक्सट्रीम कर देता है, एग्जाजरेट कर देता है, इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको गलत करने हैं। ऐसा देखा गया है 90% ऑफ द टाइम कि ऐसे स्टेटमेंट्स गलत होते हैं। ये समझ में आया आपको। तो मैं यहाँ पे 3 निकाल दूंगी और यहाँ पे मुझे पता है 1 और 2 इज़ करेक्ट आंसर, तो आपका आंसर डी यहाँ पे सही हो जाता है। फाइन, ये समझ में आया आपको। अच्छा, ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, ये वाटर में सस्पेंडेड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इनका। अगर इन्हें ओशन के कार्बन साइकिल में और फूड चेन में इनका वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पे फूड चेन भी आ गया था और कार्बन साइकिल भी आ गया था। समझ में आया। तो यूपीएससी में भी फ्यूचर में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, दैट फाइटोप्लैंक्टन्स प्लेज क्रूशियल रोल इन ओशियंस कार्बन साइकिल एंड फूड चेन्स, देन इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। शायद ऐसा पूछ ले, फाइटोप्लैंक्टन्स एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर एंड कन्वर्ट इट इनटू द ऑर्गेनिक कार्बन,
अब ये क्या कहा मैंने आपको, ये तो सिंपल डेफिनेशन हुई कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की, ये आपको पता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एटमॉस्फेयर में वो एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर इसे कन्वर्ट किया जाता है ऑर्गेनिक कार्बन में। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और यहाँ पे मैंने सिंपली क्या कहा कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का प्रोसेस फाइटोप्लैंक्टन्स ने किया है। बिल्कुल ये भी सही होता है, ठीक है। ओशन हमारा सिग्निफिकेंट कार्बन सिंक है और इसके ऊपर फिर से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। तो अगर मेरा फाइटोप्लैंक्टन्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी डिस्टर्ब हो जाएंगी, फाइन। और जहाँ तक सैलिनिटी की बात है, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर इज प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर एंड द सैलिनिटी। ऑलवेज रिमेंबर, ये भी गलती हो सकती है आपसे कि लेट्स से कि यूपीएससी ने क्वेश्चन दे दिया कि ये ओशन है और ओशन की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी डिपेंड्स ऑन और डिटरमाइंड, ओके, डिटरमाइंड ज़्यादा प्रॉपर वर्ड होगा यहाँ पे, डिटरमाइंड बाय व्हाट। पहले तो सैलिनिटी है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी। सैलिनिटी के साथ साथ टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर और सैलिनिटी दोनों भी यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं ओशन की डेंसिटी, ठीक है। एंड नॉट बाय द प्रेजेंस ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, ओके। तो जो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर स्टेटमेंट बताया ना, ये मैंने इस केस में बताया था कि आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच करती हूँ कि मुझे नहीं पता है या फिर मुझे याद नहीं आ रहा है, एंड समहाउ आई हैव टू मैनेज टू गेट टू द आंसर। इस तरह से मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताती हूँ, फाइन, नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ, ओके। यहाँ पे इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इकोनॉमी के क्वेश्चन में हमें नॉलेज की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे एक एक करके अच्छे से पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट ए कहता है यहाँ पे, ऑल important and transactions of the country during a given period normally a year, ये होता है। इसे ठीक है होल्ड करके रखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट देख रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद बोला है गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है, इसे होल्ड करके रखते हैं। द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, होल्ड करके रखो। कैपिटल फॉर्मेशन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ओके। बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछा है, ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, ये हमें भी पता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट है एक कंट्री का, क्या आएगा इसमें स्टेटमेंट। अब इसलिए मैंने आपको कहा था ये जो कहते हैं ना ऑल वगैरह, ये स्टेटमेंट देख के वर्ड देख के गलत किया करो, ऐसा नहीं होता है। एक कीवर्ड आपके स्टेटमेंट को एक टोन सेट करता है, समझ में आया। ये हर एक कीवर्ड की इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पे अगर मैं ऑल बोलूँ तो ऑल इंपोर्ट्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड नॉर्मली अ ईयर, ये यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की, समझ में आया। तो बैलेंस, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट ए वैसे यहाँ पे सही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हर एक कंट्री में ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है। जितने भी हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होते हैं बिटवीन द रेसिडेंट्स, लेट्स से जो हमारी कंट्री में रेसिडेंट्स हैं उनके बीच, और जो बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, तो ठीक है, यहाँ पे हमारा इंडिया आ गया, ये हमारा इंडिया है लेट्स से, ठीक है, आई एम सो सॉरी, ये इंडिया है, ऐसे मान लो, ठीक है, ये इंडिया है और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो इंडिया के जो रेसिडेंट है यहाँ पे, वो सारे यहाँ पे ये देख लो होल विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इन दोनों के बीच यहाँ पे क्या हो रहा है, a balance of payment of a country is a systematic record of all the economic transactions. So here this is the economic transactions which is happening between the resident of a country, that is for example here in India and rest of the world during a specific period। तो एक specific period होगा, ऐसा नहीं कि सालों साल चल ही रहा है, स्पेसिफिक पीरियड के लिए। टिपिकली अगर स्पेसिफिक पीरियड बताऊँ मैं, एक तो क्वार्टर या फिर ईयर होता है स्पेसिफिक पीरियड की बात करूँ तो, ठीक है। इट ट्रैक्स बोथ, इनफ्लो भी यहाँ पे होगा, इनफ्लो भी देखा जाएगा, आउटफ्लो भी देखा जाएगा ऑफ मनी, ठीक है। तो इन इसेंस इट्स अ वे टू मेजर कंट्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द फॉरेन एंटिटीज। आई होप बैलेंस ऑफ पेमेंट इज क्लियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 68 देख लीजिए मेरे साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब ये 2012 का क्वेश्चन है। अगर ऐसे स्टेटमेंट में आपको पता है तो ही आपको आंसर देना है, अगर नहीं पता है तो आपको इसमें आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन स्किप द क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप एक काम कर सकते हो, लिस्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, यूपीसी लिस्ट दे देता है। लिस्ट वाले अभी फ्रीक्वेंट भी हुए हैं वैसे क्वेश्चन, G20 का क्वेश्चन आया था, आपको पता है, लिस्ट दे दी थी कि इसमें से कौन सी कंट्रीज है, ABCD, और चार पांच कंट्रीज दे दी थी हर एक लाइन में। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ है।
यहाँ बोला है इंडियन, अब तो हम देखेंगे ऑब्वियस अगर कोई स्टेटमेंट्स है जो यहाँ पे एंडेंजर्ड स्पीसीज हो सकते हैं तो एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे रिक्वायर्ड नॉलेज के बेसिस पे। अगर नहीं होता है तो यू कैन स्किप इन द एग्जामिनेशन कंडीशन। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मस्क डियर, रेड पांडा, ओके। मुझे ये तो पता है कि रेड पांडा इट इज़ एंडेंजर्ड स्पीसीज, ये कोई भी हो सकता है, आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड देन एशियाटिक वाइल्ड एस, तो इस वैसे स्टेटमेंट 1 ही आपका सही है यहाँ पे। तो ये इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी के भी देख लेते हैं, कश्मीर स्टैग, चीतल, फिर ब्लू बुल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, देन यहाँ पे स्नो लेपर्ड, स्वाम्प टियर्स, ठीक है, रेसस मंकी, सारस क्रेन। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं प्लीज़ एक बार इनकी इमेजेस देख लेना आप, और जल्दी से स्टेटस भी देख लेना, बिकॉज यूपीएससी हैज़ अ रिपीटेशन पैटर्न, राइट। तो ये अच्छा होगा अगर आपको प्रायोरिटी बेसिस पे स्टडी करनी है, तो वाई टू रीड ऑल द एनिमल स्पीसीज, राइट, जो आपके न्यूज़ में चल रही है, ठीक है। इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है आपको, और सेकंड प्रायोरिटी देनी है आपको जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में स्पीसीज पूछी है, यही दो आपकी होगी, क्योंकि स्पीसीज तो बहुत सारी है। कौन सी आप पढ़ोगे, राइट। सो न्यूज़ वाली स्पीसीज आपको अच्छे से करनी है, पीवाईक्यू वाली स्पीसीज आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। ऑलराइट, ये लायन टेल्ड मकी, ये तो हमें मतलब यूपीएससी ने इसके ऊपर फिर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। 69 पढ़ लेते हैं अभी। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, सूफी मिस्टिक्स, ठीक है, सूफी मिस्टिक्स वेयर नोन टू परसीव विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, देखो जैसे ही प्रैक्टिसेस पूछा यानी कि आपका क्वेश्चन ब्रॉड हो गया है। अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं एक बार। मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, अब देखो सूफी मिस्टिक्स के बारे में बात हो रही है, कौन सी प्रैक्टिसेस करते होगे, तो जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें होती है प्रैक्टिसेस करते हैं जनरली, ठीक है। संत लोग, ऐसा तो हम समझ सकते हैं। मैंने बताया है, मैं स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ती हूँ कि मुझे नहीं पता है आंसर, ठीक है। जो मेरा बेसिक नॉलेज है, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे उसके बेसिस पे आंसर तक पहुँचना है। इसी तरह से मैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे देखती हूँ, तो मैं क्या सोचूँ कि एग्जाम कंडीशन में, हाँ मतलब संत लोग जो वगैरह जो होते हैं, सूफी लोग वगैरह, ये सब कौन सी प्रैक्टिसेस करते हैं, हाँ बिल्कुल मेडिटेशन करते होंगे, कंट्रोल करते होंगे ब्रेथ को, बिल्कुल करते होंगे। तो स्टेटमेंट 1 आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। सीवियर एसेटिक एक्सरसाइजेस इन अ लोनली प्लेसेस, हाँ बिल्कुल करते होंगे। देखिए एसेटिसिज्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऐसे लोग जो इन्वॉल्व करते हैं सेल्फ डिनायल, ठीक है, या फिर एक कीवर्ड है जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रिटीज़, ठीक है। तो मतलब सब दुनियादारी छोड़ के, ठीक है, अपने एक सिंगल पाथ पे चलना, ठीक है, लोगों का भला करना, ठीक है, अपनी सेल्फिश ना रह के काम करना, ये सारी चीज़ें, राइट। सेक्लूजन जो होता है, बहुत सिंपल लाइफ जीना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। कोई ज़्यादा पोजीशंस नहीं होते हैं इनके, मिनिमल पोजीशंस होते हैं, बहुत कम। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अगर मीनिंग नहीं पता है लेट से कि आपको इसका मीनिंग ही नहीं पता, तो आप हिंदी ट्रांसलेशन देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 भी एकदम सही है। और फिर स्टेटमेंट 3 क्या बोलता है, रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स, हाँ बिल्कुल, भगवान के गाने गाना, ये सारी चीज़ें, राइट। तो ये भी होगा बिल्कुल इन देयर ऑडियंस। तो स्टेटमेंट करेक्ट यहाँ पे पूछा है, तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 यहाँ पे सही आ जाता है। और आपको हर साल यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है। ऑलराइट, अब यहाँ पे एक बात बता देती हूँ सूफी म्यूज़िक के बारे में। ये वैसे आप ये पढ़ते हो, लेकिन फिर भी जल्दी से बता देती हूँ मैं। नितिन सिंघानिया से पढ़ लेना। सूफी म्यूज़िक में आपका यहाँ पे साम म्यूज़िक आएगा, ठीक है। इट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सूफी प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे डिवोशनल सॉन्ग्स पढ़ना, गाना मतलब पोएम्स गाना, पोएम्स को यहाँ पे हम सूफी म्यूज़िक में क्या कहते हैं, कव्वाली कहते हैं, राइट। तो कव्वाली गाना, ठीक है, इट सर्व टू क्रिएट स्टेट ऑफ अ स्पिरिचुअल एस्टेसी, ठीक है। और ये जो स्पिरिचुअल एस्टेसी है, इसे हम क्या कहते हैं पता है आपको, वाष्ट, ठीक है। अब इससे ये जो प्रैक्टिसेस है, इसके थ्रू क्या होता था, हम डिवाइन से, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर पाते थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये एक बात समझ लो, क्वेश्चन समझ लो कि अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस है, अगर कोई इस तरह से चीज़ें होती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो सूफी पूछ लिया, तो सिमिलर अगर कोई चीज़ पूछ ले, इसमें कौन सी प्रैक्टिसेस होती थी, ये आपको इसके ऊपर ध्यान देना है पढ़ते टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट वन बोला है बैट, दूसरा बी और थर्ड है बर्ड। ओके, विच ऑफ द अबाउ आर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स, मैंने आपको बताया है एनवायरनमेंट का साइंस का क्वेश्चन आए, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है, स्कोप अगर ब्रॉड है तो स्टेटमेंट देखो और उस तरह से देखो। अब यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट बोला है, पॉलिनेशन का क्या काम होता है ये आपको पता ही है, तो क्या लगता है आप ही बताओ क्या इसका आंसर आएगा। बैट भी करते होंगे पॉलिनेटिंग एजेंट का काम, बी तो करते ही है, हमें 100% पता है और बर्ड्स भी करते ही है, तो आपका स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 यहाँ पे सही आ जाता है। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। क्या ट्रांसफर करते हैं, पॉलन। पॉलन यहाँ पे ट्रांसफर होता है फ्रॉम द मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर, ऐसे आप समझ लो, ऑफ द सेम स्पीसीज ऑफ कोर्स। और इससे क्या होता है, फिर रिजल्ट क्या आता है इसका, फर्टिलाइजेशन, राइट, एंड प्रोडक्शन ऑफ द सीड्स। सही बात है। तो बैट्स को यहाँ पे पॉलिनेटर्स के जैसा जाना जाता है। पर्टिकुलरली अगर मैं बैट्स की पर्टिकुलरली बात करूँ यहाँ पे, तो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं हमारे, राइट, तो ट्रॉपिकल और डेजर्ट पार्ट में ये मेनली काम करते हैं, ठीक है। सो व्हेन दे फीड ऑन द नेक्टर ऑफ दीज प्लांट्स, पॉलन स्टिक्स टू देयर बॉडीज, और जैसे ही उनकी बॉडी के ऊपर ये लग जाता है, फिर इस तरह से वो चीज़ें ट्रांसफर होती है, ठीक है, ट्रांसफर टू द अदर फ्लावर्स एज अ बैट मूव्स अराउंड, राइट। सिमिलर वे में बीज के साथ भी वही काम होता है। बीज का तो मतलब बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, सबको पता होता है कि वो नेक्टर को यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, राइट, और फिर बाद में जो पॉलन होता है और पॉलन को भी करते हैं फॉर फूड, राइट, और इन द प्रोसेस फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाती है चीज़ें। और सिमिलर वे में बर्ड्स तो करती ही है, पर्टिकुलरली आपको पता होगा हमिंग बर्ड जो होता है, हमिंग बर्ड बहुत फेमस है इसके लिए। हमिंग बर्ड प्लेज वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन पॉलिनेशन। वो भी नेक्टर के ऊपर जो सर्टन फ्लावर्स के होते हैं उसके ऊपर फीड करते हैं, जैसे बीज, बैट्स वगैरह करते हैं इस तरह से। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं अभी क्या कहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज अ बैंकर्स बैंक। यस, ये यहाँ पे तो मतलब पता है, ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, ये आंसर के इसमें था, आंसर के ऑप्शन में यूपीएससी ने एज इट इज पूछा था, अब हम फ्यूचर में देखेंगे भी। समझ में आया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक, बिल्कुल सही है। दिस वुड इम्प्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब ये पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है। पहले बोलता है अदर बैंक्स रिटेन देयर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाँ बिल्कुल सही है। देन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड्स, ठीक है, lends funds to the commercial banks in the time of needs, in a time of need, yes absolutely, ये भी सही है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडवाइजेस, देखो कितना लिबरल कीवर्ड यहाँ पे आ गया, कितना ब्रॉड, अच्छा पॉजिटिव कीवर्ड है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडवाइजेस द कमर्शियल बैंक्स ऑन द मॉनेटरी मैटर्स, हाँ बिल्कुल, मॉनेटरी मैटर्स, मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है, वही तो यहाँ पे इनको एडवाइसेस प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो स्टेटमेंट सही पूछा है, इसमें से करेक्ट कौन सा है, सारे के सारे करेक्ट है यहाँ पे। क्यों करेक्ट है समझ में आया आपको। ऑलराइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रोल के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देख लो क्या क्या पूछा है, करेक्ट कौन सा है इसमें से, ऑर्डर में से ये पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या है, लो बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट, मतलब यहाँ पे हम बर्थ रेट लिख लेते हैं और यहाँ पे डेथ रेट देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा बर्थ रेट, यहाँ पे डेथ रेट। अब पेपर में भी अगर बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे जल्दी से टेबल बना लिया करो जहाँ पे भी स्कोप हो वहाँ पे। तो बर्थ रेट यहाँ पे बोल रहे हैं सबसे पहले तो मेरा कम हो रहा है और डेथ रेट भी कम हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा बोल रहा है जो हाई बर्थ रेट है, यहाँ पे बर्थ रेट हाई है लेकिन इसके साथ ही जो डेथ रेट है वो भी यहाँ पे हाई है, राइट। और फिर बोल रहा है यहाँ पे थर्ड नंबर पे हाई बर्थ रेट है लेकिन इसके साथ लो डेथ रेट है। तो इसका सही क्या कहते हैं सीक्वेंस पूछ रहे हैं, तो सही सीक्वेंस ये है कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे हाई बर्थ रेट रहेगा और उसके बाद हाई डेथ रेट रहेगा। तो दोनों भी चीज़ें हाई हाई रहेगी, हाई बर्थ रेट विथ हाई डेथ रेट। तो यहाँ पे ये सबसे पहले आपका आ जाएगा नंबर 2। फिर उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे हाई बर्थ रेट चल रहा है लेकिन लो बर्थ रेट हो रहा है, तो आपका 3 यहाँ पे आ गया। और फिर आपका नंबर 1 आ जाएगा लो बर्थ रेट विथ अ लो डेथ रेट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आप हमेशा इसे देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे विजुअलाइज करो
कि डेवलप्ड कंट्रीज़, डेवलपिंग कंट्रीज़, इसके व्यू में। तो आप हमेशा सुनते हो कि जो डेवलप कंट्रीज़ होती है वहाँ पे लो बर्थ रेट है और लो डेथ रेट है। लो डेथ रेट इसलिए है क्योंकि उनकी बहुत अच्छी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत अच्छी है। रिसर्च और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रखा है। वीमेन आर वेरी एजुकेटेड इन डेवलप्ड कंट्रीज़, देयरफॉर दे हैव राइट्स ओवर देयर बॉडीज़ एंड ऑल द स्टफ, ठीक है। उनको पता होता है, वो डिसाइड कर पाती है। तो उसकी वजह से भी अच्छा, ये एक रीज़न नहीं है, वैसे बहुत सारे रीजंस है, लेकिन मैं आपको मोटे मोटे तौर पे एग्जाम कंडीशन में आप कैसे सोचोगे इस तरह से बता रही हूँ। वैसे तो मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर ही रही हूँ। मैं समझ रहे हो आप मैं किस तरह से सोच रही हूँ। अगर मुझे इस टर्म्स में वोकैबुलरी मुझे नहीं समझ में आ रही है और मुझे सिंपल करना है, आप क्वेश्चन को सिंपल करके, ब्रेक डाउन करके, एग्जाम्पल से विजुअलाइज करके, रिप्लेस करके, इस तरह से भी क्वेश्चन तक पहुँच सकते हो। मैं भी यहाँ पे वही कर रही हूँ, डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के टर्म में सोच के कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो स्टेज है ये तो फाइनल स्टेज होगी अच्छी वाली, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ जाता है फिर कि 1 तो यहाँ पे लास्ट में आएगा। और जहाँ तक यहाँ पे बात है, आपको पता है जब हमारा इंडिया आज़ाद हो गया था, उसके बाद क्या प्रॉब्लम हो रही थी, हमारा हाई बर्थ रेट था, लेकिन उसके साथ साथ हमारा हाई डेथ रेट भी था, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, हॉस्पिटल्स हमारे इतने अच्छे नहीं थे, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप नहीं किया था उस टाइम पे। वी वेर फेसिंग पावर्टी, राइट। आप ये चीज़ अभी अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी देखते हो कि हाई बर्थ रेट होता है, लोगों के पास इतना एजुकेशन नहीं होता, इतनी फैमिली प्लानिंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है आपकी हाई बर्थ रेट में। फिर इसकी वजह से हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, ये मुझे समझ में आता है। तो अगर मेरा ये दो नॉलेज मैंने डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के एग्जाम्पल से ले लिया, तो क्या मैं आपके आंसर तक नहीं पहुंच सकती हूँ। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि मैंने शायद मुझे नहीं पता था, मैंने कंसेप्ट नहीं पढ़ा था, बस स्टिल आई मैनेज टू गेट टू द आंसर। तो जब हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करते हैं, मॉडल की बात करते हैं, ये यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम द हाई बर्थ रेट टू दैट ऑफ द हाई डेथ रेट, ठीक है, डेथ रेट्स। और यहाँ पे लो डेथ रेट, हाई डेथ रेट मतलब सारे ही देखे जाते हैं एज कंट्री डेवलप्स फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल टू द इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट है। अब जो हाई बर्थ रेट होता है विद हाई डेथ रेट, ये फर्स्ट स्टेज होती है, समझ में आया, ये फर्स्ट स्टेज है। इसमें देख लो जो मैंने आपको फर्स्ट यहाँ पे बताया था। तो ये जो है ये वाला जहाँ पे हाई बर्थ रेट हो रहा है और हाई डेथ रेट भी होती है, ये क्या होता है, आपकी फर्स्ट स्टेज होती है ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। इस स्टेज में दोनों भी यहाँ पे हाई रहते हैं, लीडिंग टू द लो नेट पॉपुलेशन ग्रोथ। इसके बाद क्या होता है, हाई बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट देखा जाता है सेकंड स्टेज में, ठीक है। अब दूसरी स्टेज में क्या होता है, देखो यहाँ पे हाई बर्थ रेट है विथ लो डेथ रेट, ये सेकंड स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। इस स्टेज में हम हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट करेंगे, सैनिटेशन अच्छे से बढ़ेगा, फूड सप्लाई होगा, ठीक है। इट विल लीड टू, इससे क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन द डेथ रेट व्हाइल द बर्थ रेट रिमेन्स हाई। इससे क्या होगा, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होता है स्टेज 2 में। तो अगर यूपीएससी फ्यूचर में क्वेश्चन पूछे कि क्या स्टेज 2 ऑफ अ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन लीड टू द रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। और लो बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट, ये क्या है, ये फाइनल स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। इस स्टेज में बर्थ रेट फॉल्स ड्यू टू द चेंजेस इन द सोशल बिहेवियर एंड इम्प्रूवमेंट इन द कॉन्ट्रासेप्शन लीडिंग टू द स्टेबल पॉपुलेशन, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं अभी क्या कहता है, विथ रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशियंट इंडिया का, ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट, ठीक है। पढ़ लेते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वेयर इन कॉमन यूज बाय फर्स्ट सेंचुरी। अब देखो ये जाना माना स्टेटमेंट है, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है, तो ये आपका पहला सही आ जाता है। स्टेटमेंट 2 देख लो क्या कहता है, यहाँ पे बोला गया है ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, देखो 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 ध्यान से पढ़ो, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं हम इंटरनल ऑर्गन्स का इन अ ह्यूमन बॉडी हैज़ बिगन इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड सेंचुरी में, अभी की अगर हम फिलहाल बात करें, राइट नाउ ऑल्सो एज ऑफ 2026 ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ये आपको पता है, राइट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा
ऑर्गन्स मैच होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसफ़र करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, सर्जरी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो आपको थोड़ा-सा एक डाउट आना चाहिए सेकंड स्टेटमेंट में कि ये तो पॉसिबल नहीं होगा। मतलब ऑफ़ कोर्स उसके रिलेटेड में भी कोई जो नॉलेज होता है, ठीक है, ये शायद लोगों को उस टाइम पे पता नहीं, लेकिन ये चीज़ होना, ठीक है, ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ये आपका रेड फ्लैग बन जाता है, ठीक है। तो इसको आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। जब आप एग्जाम कंडीशन में हो कैसे सोच रहे हो, मैं वो बता रही हूँ। स्टेटमेंट 3 को देखो, द कंसेप्ट ऑफ अ साइन ऑफ एंगल वॉज नोन, देखो कितना ब्रॉड हो गया, उनको पता था। या बोला क्या, इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने, ABC नाम के व्यक्ति ने यहाँ पे इस ईयर में इसे डिस्कवर कर लिया, या फिर कोई इन्वेंट कर ली चीज़। ये तो बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितना सिंपल बोला है कि एक कंसेप्ट है साइन ऑफ एंगल का, ठीक है, और ये यहाँ पे इनको पता था, वॉज नोन, कितना ब्रॉड हो गया ये स्टेटमेंट, इन 5th सेंचुरी AD, ठीक है। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मुझे इतना तो पता है कि मेरा 1 और 3 स्टेटमेंट सही है, और जहाँ पे भी 1 और 3 होगा साथ में, वो यहाँ पे मेरा आंसर है। अब फिर से एक पढ़ लेते हैं, 4th वाला। द कंसेप्ट ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स वॉज नोन, पता था उनको। हाँ बिल्कुल, स्टेटमेंट देखो, UPSC इस तरह के जब स्टेटमेंट बनाता है तो वो सही होते हैं। ये पैटर्न है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये लिख लो आपके बुक में, ये रिपीट होगा, ये 100% रिपीट होगा, फ्यूचर में हम देखेंगे ही, ठीक है। तो ये मेरा स्टेटमेंट 1, 3 और 4 यहाँ पे सही हो जाता है। फाइन। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट की अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एक टेक्स्ट याद रखना, इसे हम कहते हैं सुश्रुता संहिता। क्या कहते हैं इसे? सुश्रुता संहिता। ये 6th सेंचुरी BCE में, बिफोर कॉमन एरा, लिखा गया था। यहाँ पे वेरियस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक की बात की गई थी। तो अभी UPSC ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे बोल देगा कि सुश्रुता संहिता यहाँ पे 6th सेंचुरी में एक इंडियन टेक्स्ट था, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट था। अब इसमें क्या दिया गया था, ये किसके रिलेटेड था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो याद रखना, वेरियस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्निक्स यूज इन अ सर्जरी। फाइन। और अगर मैं फर्स्ट सेंचुरी AD की बात करूँ तो स्पेशलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स कॉमन थे एंशिएंट इंडिया में, पर कोई एविडेंस नहीं है एज सच जहाँ पे हमने ये देखा होगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया है। अगर ऐसा हुआ होता तो कितना फेमस होती ये बात, सबको पता होती, पर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है बाय द वे टू सजेस्ट दैट द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वॉज डन, ठीक है, एज अंडरस्टूड इन द मॉडर्न मेडिकल साइंस। फाइन। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ तो इसमें यहाँ पे साइन फंक्शन वेल नोन था एंशिएंट इंडियंस को। अब आपको पता है आर्यभट्ट, राइट। तो जो आर्यभट्ट है, इन्होंने 5th सेंचुरी, एक मतलब थोड़ा सा याद रख लेना कि ये 5th सेंचुरी AD के ड्यूरेशन में उसके अलॉन्ग रहते थे। इन्होंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है ट्रिग्नोमेट्री में। प्लस यहाँ पे इन्होंने टेबल्स भी प्रोवाइड किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जानने की, ठीक है। तो याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जानने की जो इन्फॉर्मेशन है ये आर्यभट्ट ने दी थी। यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो कंसेप्ट है अलॉन्ग विथ अदर ज्योमेट्रिक कंसेप्ट, ये भी यहाँ पे एंशिएंट इंडिया में वेल नोन था। मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्ता। अब मैं इनको क्यों बता रही हूँ ब्रह्मगुप्ता के बारे में, क्योंकि यहाँ पे UPSC ने बहुत पहले क्वेश्चन पूछा है ब्रह्मगुप्ता के ऊपर, इसलिए मैं इनको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। ब्रह्मगुप्ता यहाँ पे 7th सेंचुरी AD के ड्यूरेशन में वहाँ पे थे। इन्होंने भी यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मैथमेटिक्स में बात की है, ठीक है। याद रखना कि जो ब्रह्मगुप्ता है, इन्होंने डिस्कस किया था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन द मैथमेटिकल ट्रीटीज, और इसका नाम क्या है, ब्रह्मास्पुता सिद्धांता, ऐसा कुछ नाम है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। बस ये याद रख लेना, इनका यहाँ पे इसके साथ एसोसिएशन है, इतना भी अगर याद आ जाए तो भी बहुत है। मैच द फॉलोइंग में शायद क्वेश्चन पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ऑफ 2010 वॉज इनेक्टेड इन अ कंसोनेंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फाइन। अब पढ़ लेते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ठीक है, ऑलराइट।
द राइट टू अ हेल्दी एनवायरमेंट कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ अ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। येस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये जनरली देखा गया है कि यूपीएससी आर्टिकल 21 के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन अभी बता देती हूँ, कहीं पे लिख लेना कि ऐसी कोई न्यू यूनिक सी चीज़ दे देता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, राइट टू अ हेल्दी एनवायरमेंट इट इज़ कॉन्स्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ अ राइट टू लाइफ। आपको पता है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, तो ये पर्टिकुलर चीज़ कंस्ट्रक्ट की गई है, कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ अ राइट टू लाइफ। ऐसा यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि टू मैरी समवन ऑफ वंस चॉइस, ठीक है। तो ये एक तरह का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, फ्यूचर में हम देखेंगे वैसे। तो जनरली अगर ऐसा कुछ आ जाए तो यहाँ पे ये करेक्ट ही होगा। फाइन, ये मतलब जनरल आइडिया है, ये याद रख लेना, ठीक है। कोई यूनिक सी चीज़ देखिए आपने नहीं पढ़ी है लेकिन अच्छी है, पॉजिटिव चीज़ है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पढ़ रही है, तो राइट टू लाइफ में आती है, ये याद रख लेना। ये मुझे बस आपको यहाँ पे बताना था। तो स्टेटमेंट 1 तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट में ये आता होगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इस तरह से भी आप सोच सकते हो। तो स्टेटमेंट 1 तो मेरा बिल्कुल सही है, ये मुझे समझ में आता है। स्टेटमेंट 2 पढ़ लो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोविजंस ऑफ अ ग्रांट्स फॉर रेजिंग अ लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल एरिया फॉर द वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब अंडर आर्टिकल 275। नहीं नहीं, कोई रिलेशन नहीं, नहीं यहाँ पे इसका कुछ नहीं है। पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा एज मेंशन इन द आर्टिकल नंबर 243A। नो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन विद द पावर एंड द फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा। प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। यहाँ पे फिर से रिपीट करती हूँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशन विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा एज मेंशन अंडर आर्टिकल नंबर 243A, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 ही यहाँ पे सही आता है, स्टेटमेंट 2 और 3 यहाँ पे आपके गलत हो जाते हैं। ये आपको समझ में आया है, ठीक है। और ये भी याद रखना कि एनजीटी डज नॉट हैव एनी डायरेक्ट रिलेशनशिप विद दैट ऑफ द प्रोविजंस, जहाँ पे हम लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, पर्टिकुलरली शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब। आपका आर्टिकल नंबर 275(1) क्लॉज 1 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। आर्टिकल नंबर 75 पढ़ लेते, सॉरी क्वेश्चन नंबर 75 पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। ये है, पहला तो है काउंटर बंडिंग। अब देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार हिंदी ट्रांसलेशन देख लेना, वहीं से भी समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, विल गो, स्टिल वी विल ट्राई टू मैनेज टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। तो काउंटर बंडिंग, ठीक है। देन रिले क्रॉपिंग, फाइन, ठीक है, मुझे नहीं पता मे भी क्या होता है। एंड देन बोला है जीरो टिलेज। जीरो टिलेज तो फेमस है वैसे, कॉन्सेप्ट हम हमेशा पढ़ते हैं। जीरो टिलेज को यूपीएससी ने बहुत बार रिपीट भी किया है पीवाईक्यूज में, अब हम फ्यूचर में भी देखेंगे, तो वहाँ पे जीरो टिलेज आपको दिखेगा कंसेप्ट, ठीक है। तो अभी काउंटर बंडिंग आ गया है, रिले क्रॉपिंग आ गया है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि ये क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्योंकि क्या है ना, यूपीएससी फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज विच ऑफ द अबाउ हेल्प्स, ठीक है, इन द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन स्टोरेज इन द सॉइल। अब देखो, हेल्प और हेल्प पूछा है, इससे आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन का जो डिमांड था ये ब्रॉड हो गया है, टोन ब्रॉड हो गई है, ये समझ में आया आपको, इतना तो समझ में आता है। तो मतलब जीरो टिलेज तो एक अच्छा कंसेप्ट है, पॉजिटिव कंसेप्ट है। ये भी काउंटर बडिंग और रिले क्रॉपिंग अगर आपको पता भी नहीं है तो कुछ ऐसे ही गुड अच्छे कंसेप्ट्स होंगे जो मे बी यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जो हेल्प कर रहा हो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन स्टोरेज में इन द सॉइल। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 मतलब ये जो है ये तीनों भी आ जाते हैं और यही करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। जब मैं यहाँ पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की पर्टिकुलरली बात करती हूँ, मैंने आपको बताया है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ये प्रोसेस है जहाँ पे हम जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे कैप्चर करते हैं और स्टोर करते हैं। समझ में आया, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है। लेट्स से ये मेरा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अर्थ के ऊपर। अब इसके अंदर बहुत सारे गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या कर रहे हैं, ये प्रोसेस है। हम पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है, पकड़ लेंगे और फिर ऐसे डब्बे में डाल देंगे। देखो सिंपल टर्म्स में, बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैंने आपको बताया जिससे कि आपको याद हो जाए कंसेप्ट, ऐसे, ठीक है, पकड़ लो और ऐसे बंद करके रख लो, इसे हम कहेंगे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। बहुत सिंपल टर्म्स में बताया है, लेकिन ऐसे लिखना नहीं है कि एक डब्बा ले रहे हैं और उसमें डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। आई होप आपको समझ में आया है। सो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। और ये बहुत डिफरेंट प्रोसेस से होता है। वी हैव सीन एग्जाम्पल्स लाइक ओशंस, हमने देखा है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, राइट। सो इट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखो
जब मैं यहाँ पे काउंटर बर्डिंग की यहाँ पे बात करती हूँ तो ये भी एक मेथड है, ये फार्मिंग की मेथड होती है जहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स से यहाँ पे मेरी हिल है, ठीक है। अब ये यहाँ पे मल्टीपल हिल्स हो गई, राइट। अब मैं क्या करूँगी एज अ फार्मर, यहाँ पे मैं फार्मिंग प्रैक्टिस करूँगी ऑन द स्लोप्स ऑफ दिस हिल। तो ये जो स्लोप दिख रहा है हिल का, तो इसके साइड में मैं यहाँ पे अपना यहाँ पे फार्मिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो इसे कहते हैं हम काउंटर बर्डिंग। इससे क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या है, यहाँ पे सॉइल इरोजन कम होता है और इससे ऑर्गेनिक मैटर का जो कंटेंट होता है ना सॉइल में वो बढ़ता है, और इस वजह से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी होता है। सिंपल सी बात है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या हो रहा है, कार्बन को पकड़ रहे हैं, कहीं पे स्टोर कर रहे हैं, कार्बन यूज हो रहा है यहाँ पे, राइट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, राइट। अब रिले क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है ये समझो। रिले क्रॉपिंग भी एक तरह से मेथड है जहाँ पे जो एक तो सेकंड क्रॉप होता है, ये पहले मतलब लेट्स से कि यहाँ पे फील्ड है मेरी, ठीक है। अब मुझे मेरा तो एक मेन क्रॉप है फर्स्ट क्रॉप, और दूसरा क्रॉप मैंने यहाँ पे रखा है सेकंड क्रॉप। तो मैं इस मेथड में रिले क्रॉपिंग में क्या करती हूँ, सेकंड क्रॉप को यहाँ पे पहले ही मिट्टी में डाल देती हूँ। आई sown them in the soil before the first crop is harvested, ठीक है। तो मेरा जो पहला फर्स्ट क्रॉप था, मैंने उसको अभी तक हार्वेस्ट नहीं किया है, उससे पहले ही मैंने सेकंड क्रॉप को यहाँ पे ज़मीन में डाल दिया है, ठीक है। सो वाइल इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सॉइल कवर, ऑफकोर्स सॉइल कवर में हेल्प होगी, यहाँ पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट एज डायरेक्ट मेथड ऑफकोर्स, जैसे हम काउंटर बर्डिंग में देखते हैं या फिर जीरो टिलेज में देखते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे है, कंट्रीब्यूट तो करता है चीज़ें, ठीक है। ये आपको समझ में आया है, ऑलराइट। अब देखो जीरो टिलेज का यहाँ पे यूपी से रिपीट किया है, तो जीरो टिलेज भी मैं आपको समझा देती हूँ क्या होता है। जीरो टिलेज में ये भी यहाँ पे इट इज़ अ वे ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, ईयर टू ईयर बेसिस पे, विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉइल थ्रू द टिलेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करते हैं थ्रू आउट द टिलेज। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे पानी का जो अमाउंट होता है ये बढ़ जाता है, ये सॉइल में अच्छे से चला जाता है, इससे ऑर्गेनिक मैटर का रिटेंशन भी बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट्स की जो साइक्लिंग होती है ना सॉइल में, ये भी बढ़ जाती है, इससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में ऑफकोर्स फिर हेल्प होती है। ऑलराइट, ये समझ में आया आपको। देयरफॉर ऑल थ्री प्रैक्टिसेस हेल्प इन द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड स्टोरेज इन द सॉइल। 76 को पढ़ लेते हैं। नॉर्मली द टेम्परेचर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन द हाइट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। अब देखो इसे विजुअलाइज करो, अब ये मैं यहाँ पे कहीं पे लिख लो, जहाँ पे भी पॉसिबल हो वहाँ पे अगर विजुअलाइजेशन का स्कोप है तो डायग्राम बनाओ, ठीक है। डायग्राम बनाओ और ऐसे समझो, मतलब अपने आप को ना क्वेश्चन को समझाओ जैसे बच्चों को समझाते हो। जितना सिंपल हो सकता है स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को करना, उतना सिंपल करो। अभी मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके आंसर गलत नहीं होंगे, आई प्रॉमिस यू दैट, ठीक है। क्या कहते हैं, नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर यहाँ पे कम हो रहा है जैसे जैसे मैं यहाँ पे ऊपर ऊपर जा रही हूँ, मतलब हाइट इंक्रीज हो रही है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये मेरी अर्थ है, यहाँ पे ऊपर ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम होना मतलब क्या, ठंडी बढ़ रही है। देखो बहुत सिंपल टर्म्स में मुझे समझाना है अपने आप को एग्जाम कंडीशन में, ठीक है। तो मैं ऐसा समझती हूँ अभी के लिए, ठीक है। ऑलराइट, सो टेम्परेचर डिक्रीजेस एज अ हाइट इंक्रीजेस, इतना समझ में आया है, ठीक है। अब ये हो रहा है, अब इसके रिलेटेड में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और यहाँ पे करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट और नॉट करेक्ट पे ध्यान देना, ठीक है। नॉट करेक्ट कौन सा है, करेक्ट कौन सा है। करेक्ट यहाँ पे पूछा है, द एटमोसफियर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स, ठीक है, ओनली फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब ये ओनली के ऊपर ओनली हो गया है, ध्यान दो, ऐसा कुछ नहीं करना है, इसलिए बोलती हूँ कीवर्ड के ऊपर नहीं जाना है। कीवर्ड यहाँ पे कौन सी टोन सेट कर रहा है वो देखो। एटमोसफियर कैन बी हीटेड अपवर्ड्स फ्रॉम ओनली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। अब देखो यहाँ पे मेरा सन है, ठीक है, और ये यहाँ पे जो दिख रहा है, एरो दिख रहा है, ये सारी चीज़ें, ये वाला मेरा एटमोसफियर है, यहाँ पे मेरा सन है, ठीक है। ऑलराइट, अब जैसे ही सन यहाँ पे है तो यहाँ पे इंसुलेशन आ रही है। इंसुलेशन मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशन। रेडिएशन से क्या होता है, रेडिएशन यहाँ पे आएगी, अर्थ यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगी उन रेडिएशंस को, राइट। पहले तो एब्जॉर्प्शन होगा, फिर हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी उस वजह से, और फिर इट विल रेडिएट बैक, कुछ रेडिएट बैक करेगी। अब जो एटमॉस्फेयर की जो लोअर लेयर है यहाँ पे, आपको नहीं लगता कि लोअर लेयर ज़्यादा हीट करेगी, क्योंकि जो लोअर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की वो ज़्यादा क्लोज है अर्थ के, राइट। तो मेरा स्टेटमेंट 1 तो सही आ जाता है, इतना तो मैं समझ पा रही हूँ, ठीक है। अब स्टेटमेंट 2 देख लो, देयर इज़ अ मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमॉस्फेयर। क्या ये बात सही है,
देखो क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तो एयर का मॉइस्चर होता है वो कम होता है। ओके, सो देयर इज अ मोर मॉइस्चर इन द अपर एटमोस्फेयर, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। तो आपका स्टेटमेंट 2 तो यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, स्टेटमेंट 3 देखो, द एयर इज लेस डेंस इन द अपर एटमोस्फेयर। हाँ बिल्कुल, जो एयर होती है यहाँ पे अपर एटमोस्फेयर में वो लेस डेंस होती है। दोनों स्टेटमेंट्स का आपको समझ में आ गया, 2 और 3 यहाँ पे, राइट। स्टेटमेंट सही, 3 तो बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट सी यहाँ पे सही हो जाता है। बिल्कुल समझ में आया। देयर इज अ लेस मॉइस्चर इन द अपर एटमोस्फेयर। देखो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स होते हैं ना, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स यहाँ पे जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे कम होते रहते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ अर्थ्स एटमोस्फेरिक मॉइस्चर ये आपको लोअर एटमोस्फेयर में दिखेगा। ठीक है, याद रखना कि द मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ्स एटमोस्फेयर मॉइस्चर इज इन द लोअर एटमोस्फेयर। जैसे ऊपर ऊपर जाओगे वैसे वैसे कम होते रहेगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे मैंने आपको बताया एयर लेस डेंस होती है। ये क्यों होता है? अच्छा, मैंने रीज़न नहीं आपको बताया है ना। मैंने क्या बताया था आपको, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपकी जो एयर है इट विल बी लेस डेंस। ये लेस डेंस क्यों होती है? तो सबसे पहला रीज़न है यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, पहला रीज़न क्या है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल पुल। ये इससे क्या होता है, इट पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स द अर्थ, राइट। इससे क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज विद द हाइट, राइट। और इसलिए जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं सस्पेंडेड, राइट, तो एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आर मोर स्प्रेड आउट एंड इस वजह से यहाँ पे आपको लेस डेंस चीज़ें दिखती है अपर एटमॉस्फेयर में। ये यहाँ पे रीज़न है। तो पहला कीवर्ड याद रखना है आपको ग्रेविटेशनल पुल का, और दूसरा कीवर्ड आपको यहाँ पे याद रखना है एयर मॉलिक्यूल्स का। एयर मॉलिक्यूल्स आर मोर स्प्रेड आउट एंड देयरफॉर अपर एटमॉस्फेयर में ये लेस डेंस होता है, लेस डेंस वाली चीज़ें हमें दिखती है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 77 देख लेते हैं। हाउ डज द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, ये इंपॉर्टेंट है, अर्बन रूरल दोनों भी। सो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सीक टू इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑप्शंस ऑफ द रूरल पुअर। हाँ बिल्कुल, यही एम है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट पूछा है। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं अभी कौन से है यहाँ पे। बाय सेटिंग अप द लार्ज नंबर ऑफ द न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड एग्री बिजनेसेस सेंटर्स इन द रूरल एरिया। देखो क्या बोला है स्टेटमेंट की। अब पूछा भी लेट्स से कि आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको कुछ नहीं पता, ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट तक तो पहुंचना है। पहला बोल रहा है स्टेटमेंट, सर मतलब यूपीएससी ने क्वेश्चन में ही बता दिया है कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इनको इंप्रूव करना है लाइवलीहुड ऑप्शन ऑफ द रूरल पुअर। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे सेटअप करेंगे लार्ज नंबर ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एग्री बिजनेसेस सेंटर्स इन द रूरल एरिया। लाइवलीहुड की बात चल रही है यहाँ पे, इंप्रूव द लाइवलीहुड ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 विल नॉट बी करेक्ट। आपको टोन से अभी समझ में आ गया होगा। अब स्टेटमेंट 2 देखो, हम यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, यहाँ पे हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे। देखो कितना प्यारा छोटा सा लिबरल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कितना अच्छा स्टेटमेंट है। 2 में क्या ही गलत होगा, हमको इसी तरह से तो हम इंप्रूव करेंगे रूरल लाइवलीहुड को। तो स्टेटमेंट 2 तो ऑब्वियसली करेक्ट होगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2 सही हो गया। स्टेटमेंट 3 देख लोगे भी क्या कहते हैं। बाय सप्लाइंग द सीड्स, फर्टिलाइजर्स, डीजल पंप सेट्स, माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे भी नहीं बोल रहे कि सब्सिडी दे देंगे, गवर्नमेंट ने यहाँ पे सब्सिडी बोली है तो वो तो समझ में भी आती है। फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। आप पॉपुलिज्म कर रहे हो क्या? हम तो अवॉइड करते हैं पॉपुलिज्म की पॉलिसी को, नहीं अपनाते हैं जो पॉलिटिशियंस करते रहते हैं लोगों को, मतलब जब इलेक्शंस पास में आते हैं तब पॉपुलिज्म की स्कीम्स आते हैं जिससे कि लोग यहाँ पे खुश रहे, राइट। और फिर फिजिकल डिफिसिट का प्रॉब्लम आ जाता है, वो सारी चीज़ें आपको पता है, राइट। आप थोड़ा सा लिंक भी कर सकते हो यहाँ पे, ये तो नहीं होगी। समझ में आया आपको? तो स्टेटमेंट 3 तो बिल्कुल गलत है यहाँ पे, तो स्टेटमेंट 2 ही आपका यहाँ पे सही आ जाता है। समझ में आया? मतलब मैंने नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन नहीं पढ़ा था, लेकिन स्टिल आई एम समहाउ मैनेज टू गेट टू द आंसर, और इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और आप फिर यहाँ पे कंफर्टेबल हो गए आंसर देने के लिए। अब यहाँ पे जल्दी से समझ लो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यहाँ पे एम करता है टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द रूरल पीपल। ठीक है, इसका यहाँ पे कोई ऐसा फोकस नहीं है कि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ बनाएंगे, एग्रीकल्चर सेंटर्स बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप प्लस यहाँ पे हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे। ये रूरल हाउस होल्ड, यहाँ पे जो रूरल हाउस होल्ड है उनको फाइनेंशियल एक्सेस मिलना चाहिए, बाकी की रिसोर्सेज मिलनी चाहिए। इनका लाइवलीहुड यहाँ पे कीवर्ड है। लाइवलीहुड हमें यहाँ पे इंप्रूव करना है, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बढ़ाने हैं, टेक्निकल नॉलेज बढ़ाओ, मार्केट की लिंकेजेस एस्टैब्लिश करो।
ठीक है, ये सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे आ जाते हैं। हमेशा याद रखना, गवर्नमेंट यहाँ पे कोई पॉपुलिज्म वाली स्कीम नहीं लाता है। हाँ, सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि फार्मर्स को हेल्प प्रोवाइड हो जाए, फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सके, ठीक है, क्रेडिट लिंकेजेस शायद हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट पे ये ऐसी सारी चीज़ दे देना, ये तो सही नहीं है। आई होप लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। 78 देख लेते हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ अ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट पूछा है, इसमें से करेक्ट कौन सा है वो देख लेते हैं। पहले बोलता है द प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखो, पॉलिटी के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पॉलिटी के क्वेश्चन में यू मस्ट नो द नॉलेज, प्लस यहाँ पे जो ऑब्वियस सी चीज़ें एलिमिनेट हो सकती है हम वही एलिमिनेट करते हैं। वी टेक अ एजुकेटेड गेस, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम आंसर तक नहीं जाते हैं, मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बताया है। सो पॉलिटी में यहाँ पे नॉलेज विल बी रिक्वायर्ड, ठीक है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 पढ़ लेते हैं। विड्रॉल ऑफ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आफ्टर पासिंग द एप्रोप्रिएशन बिल। येस, एब्सोल्युटली करेक्ट। एप्रोप्रिएशन बिल इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्ट वे में यहाँ पे यूपीएससी ने फिर से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखना है एप्रोप्रिएशन बिल, बिल्कुल ये चीज़ होती है। स्टेटमेंट 2 भी आपका सही है, तो 1 और 2 तो स्टेटमेंट में आना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट 3 पढ़ लेते हैं, क्या कहता है, प्रोविजंस ऑफ द सप्लीमेंट्री, ये देखो स्टेटमेंट 3 है, ठीक है, प्रोविजंस ऑफ द सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड द वोट ऑफ ऑन अकाउंट। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल होता है ये सप्लीमेंट्री ग्रांट और वोट ऑन अकाउंट के थ्रू भी ये चीज़ें की जाती है। स्टेटमेंट 3 भी यहाँ पे सही है, तो स्टेटमेंट 3 भी यहाँ पे आएगा। अब हमें सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 4 देखना है, इससे ही डिसाइड होगा सारी चीज़ें, क्योंकि मतलब देखो अब बचा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन डी बचा है। 5 तो ऑब्वियसली करेक्ट बात है, देखो भी मत देखो, इंट्रोड्यूसिंग द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट, यस बिल्कुल। अब स्टेटमेंट 4 पढ़ लेते हैं, देखो क्या दिया है, अ पीरियोडिक और एटलीस्ट अ मिड ईयर रिव्यू ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, होता होगा, पर देखो अब देखो, अगर अच्छे से ध्यान से सुनो, ठीक है, अगर यहाँ पे बोला होता कि कोई पीरियोडिक या फिर मिड ईयर रिव्यू है प्रोग्राम का, प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट, तो फिर ठीक है, हाँ करते होंगे, इससे भी मे बी ये भी चीज़ कंट्रीब्यूट करती होगी। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोला है, अगेंस्ट व्हाट, माइक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एंड द एक्सपेंडिचर बाय द पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस। व्हाई डिड यू ऐड दिस एक्स्ट्रा थिंग, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये स्टेटमेंट ऐड करने की क्या ज़रूरत थी, इससे ये गलत हो जा रहा है। देखा यूपीएससी किस तरह से स्टेटमेंट को गलत करते हैं। अगर सही करना होता तो क्या छोटा सा स्टेटमेंट दे देते कि हाँ पीरियोडिक रिव्यू होता है यहाँ पे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स का, तो हाँ ये तो मतलब कंट्रीब्यूट करती है, ये चीज़ें हो जाती, तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही आ जाते। यहाँ पे एक्स्ट्रा अगेंस्ट बोला है माइक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट एक्सपेंडिचर बाय द पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस, वाई, तो स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ये गलत हो जाता है। ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आया है, स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 5 आपका करेक्ट होता है, ठीक है। प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर पार्लियामेंट, ये यहाँ पे क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाता है, पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि वो गवर्नमेंट के जो प्रपोज स्पेंडिंग है उसे यहाँ पे रिव्यू कर सके, एनालाइज कर सके। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी से चीज़ें नहीं करती है, और जो पैसा होता है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, लेकिन हमें एप्रोप्रिएशन बिल की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। इससे क्या होता है, ये फिर करने के बाद ये ग्रांट करता है पार्लियामेंट को कंट्रोल ओवर द रिलीज ऑफ द फंड्स, ठीक है। और फिर बाद में जो प्रोविजंस है ऑफ द सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और वोट ऑन अकाउंट, ये भी एक तरह से मैकेनिज्म होता है जो एड्रेस करता है अनफोर्सिन नीड्स, या फिर जो अगर लेट से टेम्पररी बेसिस पे अगर पैसे चाहिए हो तो उसके लिए फिर ये मैकेनिज्म यहाँ पे दी हुई है। ये भी इसके लिए भी वैसे पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। तो ये एक पॉइंट आप याद रख लेना कि अगर बात चल रही है यहाँ पे लेट से रिलीज ऑफ फंड्स की, ठीक है, या फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स या फिर वोट ऑन अकाउंट की, तो ये मैकेनिज्म एड्रेस करते हैं टेम्पररी फंडिंग रिक्वायरमेंट्स, बट इसके लिए भी पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। ये आप प्लीज़ स्टेटमेंट को याद रखना, ठीक है। 29 देख लेते हैं। द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज अ प्राइमरीली ऑफ, ठीक है, जो वैदिक आर्यन है इनका पहले का जो रिलीजन था वो क्या था, बहुत सिंपल, हाँ लो हैंगिंग फ्रूट है ये। इसका आंसर क्या है, स्टेटमेंट सी है, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यज्ञस। आपको तो पता है वैदिक आर्यंस की जब हम बात करते हैं, वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड बोल लीजिए, लैटर वैदिक पीरियड, यज्ञस वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतना तो समझ में आता है कि आपके ऑप्शन में आपको यहाँ पे यज्ञ आना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे इमेज वर्शिप करते थे कि वर्शिप ऑफ नेचर करते थे, वैदिक पीरियड चल रहा है, अर्ली वैदिक पर्टिकुलरली, लैटर वैदिक भी नहीं है, अर्ली वैदिक है। आपको पता है जो फोर्सेस होती थी नेचर में उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, तो बिल्कुल आप इसके बेसिस के ऊपर भी यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। आपको पता है नेचुरल एलिमेंट जैसे कि सूरज हो गया, सन,
स्काई, ठीक है। इसके बाद रिवर हमारी, फायर, फायर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें, इन एलिमेंट्स का यहाँ पे पूजा की जाती थी, राइट। ठीक है, तो ये सारे होते हैं। यज्ञस क्या है बाय द वे? यज्ञ सैक्रिफाइसेस होते हैं, रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइसेस को यज्ञ कहते हैं, ठीक है। ऑल राइट, नंबर 80 पढ़ लेते हैं यहाँ पे। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन इन द 7 प्रोविंसेस इन 1939 बिकॉज, इसका कारण क्या है? सबसे पहले देखो, द कांग्रेस कुड नॉट फॉर्म मिनिस्ट्रीज इन द 4 प्रोविंसेस, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। द इमरजेंस ऑफ द लेफ्ट विंग कांग्रेस मेड वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्रीज इम्पॉसिबल, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड कम्युनल डिस्टर्बेंसेस इन द प्रोविंसेस, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे स्टेटमेंट डी आपका आ जाता है। अब देखो ध्यान से सुनो, क्या हुआ था? कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने यहाँ पे रिजाइन किया था, पर्टिकुलरली 7 प्रोविंसेस से। 1939 की बात है। अब यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे, किसके अगेंस्ट? यहाँ पे वॉइस रॉय लिनलिंथ गो के एक्शन के अगेंस्ट यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। इनको ये लॉर्ड वगैरह बनने का तो मतलब बोलने का मेरा मन ही नहीं करता है। तो यहाँ पे वॉइस रॉय लिनलिंथ गो का एक्शन, इनके अगेंस्ट यहाँ पे ये प्रोटेस्ट हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वॉइस रॉय ने यहाँ पे ये बोला था कि जो इंडियंस है ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में, मतलब डिक्लेयर ही कर दिया था कि ये यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे, वॉर पे जाएंगे, ऐसा बोल दिया था। और इस वजह से ये जो एक पर्टिकुलर चीज़ है, ये पाइवोटल बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट बनता है, जिसने हमारे जो इंडियंस है उनकी ऑटोनॉमी को पुश किया। फिर बाद में यही टर्निंग पॉइंट बना था एक तरह से नेशनल स्ट्रगल में। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो रीज़न यहाँ पे जो भी दिए हैं वो गलत है, जो रीज़न मैंने अभी आपको बताया है वो यहाँ पे सही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 80 क्वेश्चंस बनाए हैं। मैं अभी इवनिंग में और एक लेक्चर लाऊंगी, वहाँ पे हम रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, और फिर बाद में हम कल 2013 का पेपर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आई विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी नाउ, ठीक है, क्योंकि बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ऑल राइट, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।